मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 था। शाहजहाँ के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक पादशाहनामा, इसके अलावा इनायत खां की शाहजहाँनामा, मोहम्मद अमीन कजवनी की पाशाहनामा आदि प्रमुख हैं। शाहजहाँ के जीवन के बारे में बात करें तो शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। इसके पिता जहांगीर एवं मां मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ जहांगीर की मृत्यु के बाद दाबर बख्श, शहरयार आदि शहजादों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानू बेगम से हुआ था। यही अर्जुमंद बानू बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहाँ के जीवन के अंतिम समय में उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। शाहजहाँ का अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में बंदी के रूप में बीता। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा ने शाहजहाँ के साथ रहकर उसकी सेवा की। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तब उसे अपनी पत्नी मुमताज महल की कब्र ताजमहल के पास ही साधारण नौकर द्वारा दफना दिया गया। शाहजहाँ को अपनी गद्दी पर बैठते ही कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जैसे इनमें प्रमुख था बुंदेला जुझार सिंह का विद्रोह। वीर सिंह बुंदेला के बेटे जुझार सिंह ने 1628 में विद्रोह किया। शाहजहाँ द्वारा इसके विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद महोबा के चंपत राय ने विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण में खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था, जिसे दबा दिया गया। शाहजहाँ के समय पुर्तगाली विद्रोह पर उतर आए थे। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों का दमन किया। उनके व्यापारिक केंद्र बंगाल के हुगली को शाहजहाँ ने घेर लिया और 1632 में इस पर अधिकार कर लिया। शाहजहाँ के समय मुगलों और सिखों के बीच भी विवाद हुआ। शाहजहाँ के समय सिख गुरु हरगोविंद से विवाद हुआ। शाहजहाँ का एक बाज उड़कर सिख गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया था, जिसे गुरु ने शाहजहाँ को लौटाने से मना कर दिया। इसलिए हरगोविंद और शाहजहाँ में संघर्ष हुआ था। मुगलों और सिखों के बीच इसके बाद झगड़ा श्री गोविंदपुर नामक स्थान पर हुआ। श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर शाहजहाँ ने रोक लगाई, जिसे गुरु ने मानने से इनकार कर दिया। शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में उत्तर भारत में छोटा तिब्बत की पहाड़ी क्षेत्र पर शाहजहाँ के समय आक्रमण किया गया और यहाँ के शासक अब्दाल को परास्त कर मुगलों की अधीनता में ले लिया गया। इसी प्रकार हिमालय के पास कुमायूं और गढ़वाल पर शाहजहाँ की मुगल सेना ने आक्रमण किया। कुमायूं का आक्रमण 1654 में हुआ। यहाँ सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुगल सेना गई और यहाँ के राजा को परास्त कर दिया गया। कुमायूं के राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार गढ़वाल पर 1656 में कासिम मीर आतिश के नेतृत्व में मुगल सेना ने आक्रमण किया। यहाँ के राजा ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। छोटा तिब्बत, कुमायूं और गढ़वाल जब मुगलों की अधीनता में आ गए तो आसपास के छोटे राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। पूर्व की ओर असम पर 1639 में मुगल सेना ने आक्रमण किया और इसे भी अपने अधिकार में ले लिया। असम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। शाहजहाँ का दक्षिण अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजहाँ के समय दक्षिण आर्थिक रूप से संपन्न था, वहाँ शिया राज्य था।
शाहजहां ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए 3 स्थानों को प्रमुख रूप से चुना, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया। शाहजहां की सेना ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ के अल्पवयस्क शासक हुसैन खां को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अहमदनगर में शाहजी भोसले रहते थे, वह अहमदनगर की सेवा में था। अब शाहजी भोसले बीजापुर चला गया। बीजापुर से संघर्ष। बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह था। बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की सहायता की थी। अहमदनगर का प्रमुख मंत्री शाहजी भोसले भी बीजापुर में आ चुका था। बीजापुर ने उसे शरण दी थी और बीजापुर ने शाहजी भोसले को भी मुगलों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान की थी। इस कारण शाहजहां की सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया। अंततः बीजापुर और मुगलों के बीच संधि हो गई, जिसके अंतर्गत सुल्तान आदिल शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और 20 लाख रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अहमदनगर ने यह भी स्वीकार किया कि वह शाहजी भोसले को आश्रय नहीं देगा, न ही उसे कोई पद देगा और उसे सहायता भी नहीं देगा। इसके बाद शाहजहां की सेना ने गोलकुंडा की ओर रुख किया। गोलकुंडा से युद्ध हुआ। गोलकुंडा में इस समय अल्पायु शासक कुतुब शाह था। 1636 ईस्वी में मुगल सेना ने यहाँ आक्रमण कर संधि करने के लिए मजबूर किया। गोलकुंडा के शासक ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके साथ ही 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देना स्वीकार किया और पिछले वर्ष का जो भी बकाया कर था वो भी देना स्वीकार किया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलकुंडा ने शाहजहां के नाम से खुतबा पढ़ना स्वीकार किया और सिक्कों पर भी शाहजहां का नाम अंकित करना स्वीकार किया। जैसे ही शाहजहां की सेना वापस लौटी, गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बाद में औरंगजेब ने 1656 में गोलकुंडा पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। यहाँ मीर जुमला ने शाहजहां को धन प्रदान किया। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सैयद था, जो गोलकुंडा का वजीर था। इसके बाद औरंगजेब ने 1657 में बीजापुर पर आक्रमण कर उससे भी संधि कर ली। इस प्रकार दक्षिण के प्रमुख राज्य अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने शाहजहां के समय मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उसे कर देना भी स्वीकार किया। अब हम बात करें शाहजहां की मध्य एशियाई नीति। इसमें 2 इलाकों पर शाहजहां के समय अभियान किया गया, बल्ख और बदख्शां। हालांकि उसका बल्ख और बदख्शां अभियान ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसे असफल माना जाता है क्योंकि इसमें शाहजहां को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी। शाहजहां के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। जहांगीर के समय में 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था और यह ईरान के शाह के पास आ गया था, किंतु शाहजहां के समय यहाँ के असंतुष्ट किलेदार अली मर्दी खां ने इसे वापस 1639 में मुगलों को सौंप दिया। किंतु कुछ समय पश्चात ही 1648-49 में यह किला मुगलों के हाथ से वापस छिन गया और इसके बाद कंधार कभी मुगलों के अधिकार में नहीं आ पाया। तो शाहजहां के समय अंतिम रूप से कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां के जीवित रहते हुए ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। शाहजहां के पुत्र शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में दिल्ली की गद्दी पर बैठने को लेकर संघर्ष हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युद्ध शाहजहां के जीते जी ही हुआ और शाहजहां की पुत्रियों ने भी किसी न किसी शहजादे का पक्ष लिया। इसमें प्रमुख युद्ध की बात करें तो सबसे पहले बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ। इसमें शाहजहां के पुत्र शाह शुजा और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान सिकोह और जयसिंह कर रहे थे। यह बनारस के पास स्थित है। यहाँ शाह शुजा की
पराजय हुई और उसे भागना पड़ा। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना दक्षिण की ओर से चली। औरंगजेब दक्षिण भारत से चला, दक्षिण की ओर से चला, मुराद गुजरात की तरफ से चला और दोनों की संयुक्त सेनाओं का धर्मत के मैदान में शाही सेना से युद्ध हुआ। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। धर्मत उज्जैन के पास स्थित है। इसमें शाही सेना की पराजय हुई और इस पराजय के बाद जब जसवंत सिंह मारवाड़ यानी जोधपुर लौटा तो रानी ने उसे अपने किले में नहीं घुसने दिया, किले के द्वार को बंद कर दिया। शाहजहां के समय में उत्तराधिकार युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध महत्वपूर्ण है। यह युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। यह औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना का शाही सेना से युद्ध था। इसमें दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हुई और इस युद्ध ने दारा का भाग्य पलट दिया। और दारा की पराजय का मुख्य कारण मुस्लिम सरदारों का विश्वासघात था और औरंगजेब का योग्य सेनापति और कूटनीतिज्ञ होना भी था। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को भी बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार औरंगजेब का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी मुराद भी उसके रास्ते से हट गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध है खजुआ का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और बंगाल के शासक शुजा, जो कि पहले भी शाही सेना से पराजित हो चुका था, उसके बीच हुआ। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच 5 जनवरी 1659 को ये युद्ध हुआ। इसमें शुजा पराजित हुआ और वह पलायन कर गया। इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध है देवराई का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच अप्रैल 1659 में हुआ। देवराई राजस्थान के अजमेर की घाटी के पास है। इसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। दारा की हत्या करने के बाद दारा के शव को औरंगजेब के आदेश से दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। उसे गंदे कपड़े पहनाए गए, हाथी के होदे में बिठाया गया और अंत में हुमायूं के मकबरे में उसे दफना दिया गया। विदेशी यात्री बर्नियर ने इस बारे में वर्णन किया है। वो कहता है कि विशाल भीड़ एकत्रित थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते देखा और दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। इस प्रकार फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने शाहजहां के समय दारा के साथ हुए दुर्व्यवहार का वर्णन किया है। इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में शाहजहां की पुत्रियों ने भी किसी न किसी भाई का पक्ष लिया। जैसे शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का पक्ष जहां आरा ने लिया, औरंगजेब का पक्ष रोशन आरा ने लिया और मुराद बख्श का पक्ष गौहन आरा ने लिया। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर लिया। यदि हम शाहजहां के समय कला और साहित्य की उन्नति की बात करें तो सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करते हैं। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल की इमारतों की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि सफ़ेद संगमरमर का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। बेल बूटे आदि का प्रयोग तो हुआ ही है, इसमें चमक दमक भी है। शाहजहां के काल की प्रमुख इमारतों में सबसे पहले दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में 2 प्रमुख भवन हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में प्रसिद्ध तख्त ताउस रखा गया है जिसमें कोहिनूर हीरा रखा हुआ था। औरंगजेब के समय दिल्ली के लाल किले में बनवाई गई इमारत दीवाने खास में खास बात यह है कि यहाँ की छत चांदी की बनी हुई है और इस पर कुछ पंक्तियाँ अंकित हैं जो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। वो हैं, अगर फिरदौस वर रुबी जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अर्थात अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। इसके अतिरिक्त शाहजहां के द्वारा बनाई गई अन्य इमारतों में दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे के दुर्ग की मोती मस्जिद और सबसे प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था।
इसका प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। शाहजहां उस्ताद अहमद लाहौरी से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। हालांकि इसका प्रमुख मिस्त्री उस्ताद ईसा खां माना जाता है। यदि शाहजहां के काल में चित्रकला की बात करें तो इस समय के प्रमुख चित्रकार अनूप, चित्रा, मीर असीम और फ़खरुद्दीन, मीर कासिम और फ़कीरुल्लाह आदि प्रमुख थे। इसके समय के चित्रों की प्रमुख विशेषता व्यक्ति चित्र और रेखा चित्र है। इस समय चटकीले रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। संगीत कला का विकास भी शाहजहां के समय हुआ। इस समय के प्रमुख संगीतज्ञ जगन्नाथ महापात्र, रामदास, लाल खां, सुखसेन आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहां के समय बहुत उन्नति हुई। जगन्नाथ पंडित शाहजहां का राजकवि था। जगन्नाथ पंडित ने शाहजहां के समय गंगाधर और गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त शाहजहां के समय सुंदरदास और चिंतामणि नाम के साहित्यकार भी थे। सुंदरदास को शाहजहां ने कवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहां के समय प्रमुख इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहांनामा और अमीन काजवानी ने शाहजहांनामा लिखी। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह बहुत विद्वान था। उसने संस्कृत के ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। दारा शिकोह का एक प्रसिद्ध ग्रंथ मज्म उल बहरीन है। इसका अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन। इसके अलावा दारा ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और ये अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से जाना जाता है। दारा शिकोह ने सूफी के कई ग्रंथों की रचना की। इनमें प्रमुख ग्रंथ सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया हैं। शाहजहां के समय कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिन्होंने शाहजहां के समय का वर्णन किया है। इसमें बर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची प्रमुख हैं। बर्नियर फ्रांस का यात्री था जो 1658 में भारत आया था और उसने शाहजहां के समय उसके पुत्रों के बीच चल रहे उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किया है। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था। उसने शाहजहां के समय का तात्कालिक शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। मनुची इटली का यात्री था। शाहजहां की धार्मिक नीति कट्टरता की नीति थी। शाहजहां के समय कला और विशेष रूप से स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। उसके समय आर्थिक समृद्धि थी, इसलिए शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है।